जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज आशिमा सूद फ्रॉम अभ्यासन डिफेंस ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक है द लेयर्स ऑफ द अर्थ। ये टॉपिक आपका तीनों एग्जाम, सैनिक स्कूल, आरएमएस, इवन आरआईएमसी तक भी आपको बहुत हेल्प करेगा। इस क्लास के अंदर हम सिर्फ रेलेवेंट चीजें ही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ना, सब कुछ हमें कवर नहीं करना है। वो पढ़ो जो आपके एग्जाम में आएगा। और ये सेशन बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज इसके अंदर आपको बहुत कुछ आज एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का आपका लेक्चर, जो कि आपका द लेयर्स ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के बारे में हम क्या जानते हैं? अर्थ हमारी कैसी है? जितना हमें अर्थ दिख पा रही है, हम सराउंडिंग में रह रहे हैं अर्थ के, ठीक है, हमारा एटमॉस्फेयर ये है। अर्थ के अंदर भी बहुत सारी लेयर्स है। आज हम उन्हीं लेयर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं, मैं नॉर्मली पढ़ा है कि आपकी तीन तरह की लेयर्स होती है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट आपकी कौन सी लेयर है? क्रस्ट आपकी वो लेयर जिसमें हम लोग रह रहे हैं, राइट। अब जैसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं, ये पिक्चर आपको दिख रही है बड़ी सी, इसमें आप देखिए प्रॉपर बताया गया कि क्रस्ट में आपको माउंटेन्स भी दिख रही है, आपका रोड भी दिख रहा है, ठीक है। तो जहां हम रहते हैं वो तो हमारा क्रस्ट ही है। आफ्टर देन इसमें आपका स्थैनोस्फीयर एंड योर कोर, योर ब्रायोस्फीयर, बहुत कुछ दिखने वाला है, ठीक है। अब लिथोस्फीयर क्या होता है, स्थैनोस्फीयर, ये हम आगे बताएंगे आपको। अभी आप इस डायग्राम में जो चीज आप देख पा रहे हो वो देखिए कि पहले क्रस्ट, देन मेंटल, देन कोर। इन सबको हमने डिटेल में पढ़ना है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, द फोर लेयर। अब फोर लेयर मैं क्यों बोल रही हूँ? फोर लेयर्स का मतलब है, अब देखो जो कोर है ना आपका, हम कोर को थोड़ा अलग से पढ़ते हैं, बिकॉज कोर आपका क्या है, इसको हम डिटेल में जाना चाहते हैं। कोर के अंदर, कोर दो पार्ट में फर्दर डिवाइड होता है, आउटर कोर एंड इनर कोर। सेम आपका मेंटल भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एंड सेम आपका क्रस्ट भी होता है। लेकिन कोर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि हम आगे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्थ इज कंपोज ऑफ फोर डिफरेंट लेयर्स। द क्रस्ट इज अ लेयर दैट विल लिव ऑन। अभी मैंने आपको क्या बताया कि हम कहाँ रह रहे हैं? क्रस्ट के ऊपर रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका मेंटल, देन आफ्टर योर कोर। कोर भी आउटर कोर एंड इनर कोर। मैंने क्या कहा अभी आपको? कोर को हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, कोर के बारे में हमें अलग से जानना पड़ता है, इसलिए हम कोर को दो पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग से पढ़ते हैं। मेंटल और क्रस्ट को हमें इतना डिवीजन करके नहीं पढ़ना होता, बट कोर को हमें थोड़ा अलग पढ़ना होता है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि फोर लेयर्स है आपका, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर, राइट। तो चलिए सबसे पहले क्रस्ट की बात ही कर लेते हैं। अब क्रस्ट क्या है हमारी, मैंने क्या बताया, जहां पे हम रह रहे हैं वो क्रस्ट है, ठीक है। अभी क्रस्ट भी दो पार्ट में आगे डिवाइड हो रही है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या, जहां पे हम लोग रह रहे हैं वो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। एंड ओशियानिक क्रस्ट क्या है आपकी, जबकि भी ओशंस है। अब ओशंस ऑब्वियसली किसी चीज को तो पानी ने होल्ड किया हुआ है ना, ऐसे पानी तो फ्लोट नहीं हो रहा है। बाल्टी में आप पानी डालते हो तो बाल्टी का जो सतह है उसने तो पानी को होल्ड किया, वरना पानी बिखर जाएगा, राइट। तो पानी जो है आपका, उसको होल्ड करने के लिए भी आपको कुछ सॉलिड चीज चाहिए। तो क्रस्ट आपको ओशन के नीचे भी होगा, बट थिकनेस की बात होती है। कॉन्टिनेंट यानी हम लोग रह रहे हैं, हमारे घर बन रहे, बिल्डिंग बन रही, पहाड़ खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब कि क्रस्ट का जो थिकनेस है वो चाहिए थोड़ी मोटी, स्ट्रांग होगी तो ही तो होल्ड कर पाएगी ना। तो इसलिए जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी थिकनेस है मोटी, और जो ओशियानिक क्रस्ट है उसकी थिकनेस है उसकी कंपैरिजन में थोड़ी पतली। यानी ओशियानिक क्रस्ट आपकी 5 से 7 किलोमीटर तक होती है, और वही के वही अगर हम देखें तो आपकी जो अर्थ का क्रस्ट है, जो आपकी अर्थ की क्रस्ट है वो क्या रहती है आपकी, थोड़ी मोटी उसके हिसाब से। यानी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, देखो 32 किलोमीटर तक आपकी कॉन्टिनेंट की क्रस्ट, और ओशियानिक क्रस्ट आपकी जो होती है वो रहती है आपकी 5 से 7 या 8 किलोमीटर तक की। अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारी मोस्टली ग्रेनाइट से बनी हुई है, ग्रेनाइट, राइट। उसके बाद ओशियानिक क्रस्ट आपकी बेसाल्टिक रॉक्स या बेसाल्ट से बनी हुई है, ठीक है। अब बेसाल्टिक रॉक्स क्या होता है, ये आपकी बेसिकली एक वो रॉक है जब आपका लावा होता है, यानी जब आपका ज्वालामुखी फटता है तो उसमें जो लावा बाहर निकलता है वो जब जम जाता है उसको हम बेसाल्ट बोलते हैं, या उससे हम बेसाल्टिक रॉक बनाते हैं, राइट। अब लिथोस्फीयर प्लेट की बात करें। लिथोस्फीयर प्लेट मैंने एकदम से क्यों बता दिया, क्योंकि जो क्रस्ट है ना हमारी वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हुई हुई है। हमारी क्रस्ट बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हुई हुई है, और उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, उन पार्ट्स को हम बोलते हैं प्लेट्स। द प्लेट्स फ्लोट ऑन द सॉफ्ट सेमी रिजिड एस्थेनोस्फीयर। ये जो सारी प्लेट है ये एक सॉलिड सेमी रिजिड
एक मटेरियल पे फ्लोट कर रही है जिसका नाम है एस्थेनोस्फेयर। अब व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड एंड सेमी रिजिड? इसका मतलब है आपने देखा बहुत गाढ़ा, जैसे कि आपने स्लाइम, बच्चों ने स्लाइम पता है क्या होती है, वैसे बहुत गाढ़ा मटेरियल आपका, जैसे कि जो आपकी फेविकोल होती है, इस तरह का बहुत डेंस मटेरियल होता है, उसको हम एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। लाइक मोल्टन, बहुत ही मोल्टन। लाइक आपको एग्जांपल मैं और दूं अगर कि जैसे पिघली हुई आपकी प्लास्टिक, प्लास्टिक पिघल जाती कैसी लगती है वो, बिल्कुल ना लिक्विड हो रही है ना सॉलिड हो रही है, थोड़ी अजीब हो जाती है ना, वो ही समझो आप, ठीक है। तो आपका ही एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करता है। अब एस्थेनोस्फेयर कहाँ है? लिथोस्फेयर के नीचे है, यानी आपका मेंटल वाला जो पार्ट है वो हम अभी बताएंगे आपको, राइट। अब ये देखो एस्थेनोस्फेयर आ गया, क्या लिखा है? एस्थेनोस्फेयर इज द सेमी रिजिड पार्ट ऑफ द मिडल मेंटल, यानी कॉन्टिनेंट क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट के बाद आपका आता है रिजिड मेंटल, यानी यहां से आपका अपर मेंटल जो है, अपर मेंटल वाला पोर्शन आपका जो है उसका थोड़ा एरिया एस्थेनोस्फेयर से भरा हुआ है, यानी मोल्टन मैग्मा से, जिसके ऊपर ये सारी प्लेट्स फ्लोट कर रही है, राइट। देन लिथोस्फेयर अगेन आपका जो है ये क्रस्ट एंड अपर लेयर ऑफ द मेंटल, आपका जो क्रस्ट एंड अपर लेयर ऑफ मेंटल टुगेदर मेक अप अ जोन, यानी आपका क्रस्ट से लेकर अपर मेंटल तक लिथोस्फेयर का पार्ट है। अपर मेंटल के बाद आपका एस्थेनोस्फेयर शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखो आपके वोल्केनिक आइलैंड्स भी, ओशंस भी है, यहाँ नीचे बसाल्ट्स बन रहे हैं, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है, ग्रेनाइट रॉक्स है, वही सब चीजें जो हमने अभी समझी है ना, कुछ अलग नहीं है। क्रस्ट इज कंपोज ऑफ टू रॉक्स, हमने अभी पढ़ा, हमने पढ़ लिया। क्रस्ट किससे बनी है? दो तरह के आपके रॉक से बनी है, बेसाल्टिक और ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कौन सी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और बेसाल्टिक कौन सी? ओशियानिक क्रस्ट। सिर्फ ये याद रखो, ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखो जो आपके एग्जाम में आते हैं, आपके दिमाग में क्रैक हो जाए कि हाँ ये हमने सुना है, राइट। नेक्स्ट, अब देखो मेंटल, जो आपका मेंटल है सबसे बड़ा, मतलब सबसे लार्जेस्ट लेयर है ये आपकी। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले जाके सबसे लार्जेस्ट लेयर कौन सी है हमारे अर्थ की, अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, तो आप मेंटल बोलोगे। और इसे आपका ट्रांजिशनल जोन भी है, क्योंकि आपकी क्रस्ट और कोर के इतने मिनरल्स नहीं मिलते जितने मिनरल्स आपको मेंटल में मिलते हैं, तो ये आपका ट्रांजिशनल जोन भी हम मानते हैं, ठीक है। बहुत डेंस रॉक होती है, और ये डेंस रॉक्स जो है एक सेमी रिजिड मटेरियल के ऊपर फ्लोट कर रही है, लाइक एस्थेनोस्फेयर। देखो मिडल मेंटल इज कंपोज ऑफ वेरी हॉट डेंस रॉक दैट फ्लो लाइक एस्फॉल्ट अंडर अ हैवी वेट। द मूवमेंट ऑफ मिडल मेंटल एस्थेनोस्फेयर इज द रीजन दैट द क्रिस्टल प्लेट ऑफ द अर्थ मूव। अब देखो मैं क्या बता रही हूं, अब एस्थेनोस्फेयर सेमी लिक्विड है, सेमी लिक्विड की वजह से ही हमारी प्लेट्स मूव करती है, समझ रहे हो, बिकॉज ये फ्लोट कर रही है एस्थेनोस्फेयर के ऊपर, समझे। तो ये आपके सेमी लिक्विड है, और ये बहुत बड़ा, जो मिडल मेंटल का पार्ट बहुत बड़ा है, दैट्स वाई ये उसके अंदर फ्लोट कर रही है, ठीक है। उसके नीचे अब कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट क्या होता है? देखो सिंपल चीजें बताती हूं मैं तुम्हें, पहले इसके हिसाब से पढ़ लेते हैं, फिर हम अपने घरेलू हिसाब से पढ़ लेंगे जो हमें समझ आ जाएगा। मिडल मेंटल यानी आपका ये पार्ट, जो आपका मिडल मेंटल है, ये फ्लो करता है बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करंट। मिडल मेंटल यानी एस्थेनोस्फेयर क्यों फ्लोट कर रहा है, क्यों वो फ्लोट करवा रहा है, वो क्यों मूवमेंट दे रहा है प्लेट्स को, क्या रीजन है भाई साहब? तो ये क्या कह रहे हैं? बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट आर कॉज्ड बाय द वेरी हॉट मटेरियल एट द डीपेस्ट पार्ट। यानी जो आपका कन्वेक्शन करंट कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? जो आपका मेंटल का मिडल पार्ट है, यानी आपका एस्थेनोस्फेयर है, उसका जो बेस है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद, अब मैंने ये आपको बताई हुई बातें हैं ये, फिर मैं एक बार रिपीट करूंगी कि गर्म चीज हमेशा ऊपर को राइज करती है बिकॉज वो हल्की हो जाती है। गर्म चीज या गर्म हवा, कुछ भी आप देखो, आप कुछ भी गर्म करने रखोगे अपने, इवन पतीला रख दो आप अपने किचन में पानी भर के, जब वो गर्म होगा, गर्म होने के बाद आपको दिखेगा कि बबल्स बनने शुरू हो रहे, बबल्स बन के वो ऊपर आ रहे, फिर ऊपर आकर वो ऊपर ही बबल्स बना रहे। लेकिन जब गर्म स्टार्टिंग में रखते हैं तो तब उसके सिर्फ नीचे नीचे की सतह गर्म होती है, बबल्स जब ऊपर की तरफ उठते हैं बिकॉज नीचे वाला पार्ट जब गर्म होगा तो वो हल्का हो जाएगा। कोई भी चीज जब गर्म होगी तो वो हल्की हो जाएगी, हल्की होने के बाद वो ऊपर अपलिफ्ट करेगी, अपलिफ्ट करने के बाद वो ऊपर वाली सतह को जो ठंडी हो गई है, नीचे वाली गर्म है, ऊपर वाली सतह जो ठंडी है उसको भी गर्म करेगी। फिर वो दोबारा जब गर्म हो गई, अब ऊपर गर्म हो गया, अब नीचे वाला पार्ट दोबारा बनना बिकॉज खाली रह गया, दोबारा वो नीचे आएगी।
क्योंकि नीचे वाला पार्ट खाली रहेगा, इसको दोबारा भरना है। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, गर्म चीज ऊपर उठी, उसने ऊपर का पार्ट गर्म किया, फिर वो भारी होगी, वो नीचे गिरी, फिर दोबारा ऊपर गई, फिर ऊपर का पार्ट गर्म हो, फिर वो नीचे आई। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन करंट। और ये कन्वेक्शन करंट आपको अपनी किचन में अपनी मम्मा से पूछना कि मम्मा कन्वेक्शन करंट क्या होता है, आप खुद उनको दिखाना कि मम्मा देखो कन्वेक्शन करंट आपको, आप भी यूज करते हो। आप पानी उबालने रखो पतीले के अंदर, वो भी कन्वेक्शन करंट आपको करके दिखा देगा। राइट? क्लियर हुआ? गुड। देखो वही चीज है कि कन्वेक्शन करंट हम कैसे यूज करते हैं किचन के अंदर, हम ऐसे यूज कर सकते हैं। देखो अब यहाँ आपकी सतह नीचे, ये आपकी गर्म हो रही है, गर्म होने के बाद ये जब ऊपर उठेगी, ये ऊपर जब उठेगी तो ये हमने कॉर्क डाल दिया। कॉर्क कुछ नहीं होता, एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, समथिंग लाइक दैट। जब हम उसको ऊपर से डाल देंगे, नीचे हमने आग लगा दी गर्म करने के लिए, तो जब ये गर्म होना शुरू होगा ना, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये इस कॉर्क को हिला देगा, मूवमेंट दे देगा। ठीक है? अब ऐसे सेम प्लेट के साथ हो रहा है। एस्थेनोस्फीयर क्या कर रहा है? अंदर कन्वेक्शन करंट हो रहे हैं उसके, जब उसकी सतह गर्म हो रही है और वो ऊपर लेकर आ रहा है अपनी एनर्जी से, अपने करंट को ऊपर लेकर आ रहा है, तो ऊपर जब वो आ रहा है तो प्लेट है ऊपर, तो प्लेट उसकी करंट से हिल पड़ती है, फ्लोट होने लगती है, मूवमेंट देता है वो। उसके बाद दोबारा नीचे आता है, फिर ऐसे ही चलता है, फिर दोबारा ऐसे आता है। इसी वजह से हमारी प्लेट हिल रही है, इसी वजह से हमारी प्लेट मूव कर रही है। इसलिए हम बोलते हैं कभी भी मूवमेंट बंद नहीं हो सकती। और जिस पॉइंट में आके मूवमेंट आपकी दो प्लेट्स के बीच में क्रैक हो जाती है, यानी आपकी साथ में मिल जाती है या एकदम से सामने से आ जाती है ऐसे मिलकर, ठीक है, तो तब हमारा अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब चीजें होने लग जाती है। राइट? तो ये रीजन था कि हमारी जो प्लेट्स है वो मूव क्यों कर रही है और कैसे कर रही है। देन योर आउटर कोर पे हम आ चुके हैं। जो कोर है आपका अर्थ का इज लाइक अ बॉल, वेरी हॉट मेटल्स। अब कुछ इनके मिनरल्स के बारे में भी अगर हम बात करें तो इसमें ना कोर जो है आपका दो पार्ट में डिवाइड, एक आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर में बहुत सारा आयरन और निकल मिलता है, बहुत सारा आयरन और निकल बहुत सारा कहां मिलता है? आउटर कोर में। इनर कोर के अंदर बहुत ज्यादा पिघला हुआ लावा है, एकदम लिक्विड लावा जो जला देने वाला। अब ये जो हमारा आयरन है ये आपका कहां मिलता है? आउटर कोर में, ना कि इनर कोर में। ठीक है? तो outer core is so hot that the metal in it all are the liquid state. The outer core is composed of the melted metal of nickel and iron. यानी आपका outer core इतना ज्यादा गर्म है कि ये बहुत सॉलिड मेटल्स को भी पिघला देता है। यानी इसमें आपको जो ये आयरन और निकल दिख रही है ये भी पिघली हुई स्टेट में दिखती है। ठीक है? इनर कोर जो है, इनर कोर के अंदर में बात करें हम तो इनर कोर ऑफ द अर्थ हैज टेम्परेचर एंड प्रेशर सो ग्रेट दैट द मेटल्स आर squeezed together and are not able to move about like a liquid but are forced to vibrate in place like a solid. आपको जान के हैरानी होगी बट आपका इनर कोर आपका सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है? सबसे लिक्विड स्टेट में क्या है? आउटर कोर। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपका जो इनर कोर है, जो अंदर का, बिकॉज इतने सारे मेटल को ये, इसमें इतनी जगह नहीं कि सारे मेटल को ये मूवमेंट करा पाए, ये सारे मेटल इसमें आ पाए, तो जितने भी मेटल आपके लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो सारे इसके अंदर आके छोटी सी बॉल बन जाते हैं। जैसे कि अगर आप किसी मार्बल के टुकड़े को काटो बीच में तो उसके बीच में आपको छोटी सी बॉल नजर आएगी। ठीक है? यस, ठीक है। अब जो अंदर का पार्ट, जो इनर कोर होगा वो सॉलिड स्टेट में मिलेगा, ये याद रखना हमेशा। बिकॉज जो आपका आउटर कोर है वो उसमें स्पेस है, वो मेल्टेड मेटल्स को भी रख सकता है। वो मेल्टेड मेटल को क्या करेगा? वो मेल्टेड मेटल को जगह दे रहा है पिघलने की, मूवमेंट की जगह दे रहा है पूरी। इनर कोर नहीं देता, इनर कोर के पास जगह ही नहीं है इतनी, वो नीचे जाके और पतला हो जा रहा है। तो सारे मेटल तो वही रह गए ना, बेसिकली सारे मेटल तो साथ में रह गए हैं, सारे इकट्ठे हो गए जगह। जब सारे एक साथ इकट्ठे हो गए हैं तो वो सॉलिड स्टेट में बन गए हैं, यानी उसने एक छोटी सॉलिड बॉल बना ली है। ठीक है? इसलिए हम कहते हैं कि आपका इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है। राइट? चलिए, ये हमारा टॉपिक आज का जो था ये खत्म हुआ। अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे और ये जो हमारे क्वेश्चंस होंगे ये आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं, आई प्रॉमिस। ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन आपका, विच लेयर ऑफ द अर्थ इज प्राइमरली कंपोज ऑफ सॉलिड आयरन एंड निकल? तो कौन सी लेयर है अर्थ की जिसमें सॉलिड आयरन और निकल से जो बनी है? अब ये देखो, आयरन निकल से कौन बनी है? योर आउटर कोर। क्या आंसर है इसका?
आंसर इज योर, मैं आपको बता देती हूँ, आंसर इज योर आउटर कोर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिथोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ विच टू लेयर्स। अभी हमने पढ़ा कि लिथोस्फीयर किन दो लेयर से मिलकर बना है, योर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, तो आंसर फर्स्ट इज द राइट, ठीक है। देन which layer of the earth is responsible for generating earth's magnetic field। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, पहले तो आप ये जान लो, मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो, अगर मैं ड्रॉ करूं कि ये आपका क्रस्ट है, राइट, देन ये आपका मेंटल है, ठीक है, और ये आपका कोर है। अब जो आपका कोर है वो भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक आपका आउटर कोर है और एक आपका इनर कोर है ना। इसके अंदर आपके सॉलिड आयरन और निकल है, बट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ये सॉलिड जो है ये पिघल के मेल्ट हो जाते हैं और ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। अब जो मैग्नेट, जब मैग्नेट आपका यहां पर, तो चलो सॉरी मैग्नेट कह रही हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो जो आपका लोहा है, आपका आयरन ही जब रेडियो एक्टिविटी रिएक्शंस देता है तभी वो मैग्नेट बनता है। यानी जब इसके अंदर वो पिघल रहा है और फिर आपके नीचे जाकर स्पेस नहीं मिल रही, अभी यहां सॉलिड बन गया, यानी एक बहुत मोटी, एक बिल्कुल ठोस आपकी ये चुंबक बन चुका है अंदर, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है अर्थ के, यानी अगर ये अर्थ है तो इसके चारों तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। इसी वजह से जो आपकी अर्थ है वो अपने खुद के एक्सिस पे घूमती रहती है, ये रीजन होता है। तो ये आपका आंसर क्या है, इज योर आउटर कोर। सिंपल सा मतलब समझो कि ऊपर सॉलिड है, ठीक है, पर टेम्परेचर की वजह से पिघल गया आपका लोहा, आयरन पिघल गया, लेकिन नीचे उसको जगह नहीं मिली, जब वो नीचे का जगह नहीं मिली, नीचे जगह नहीं मिली तो कंजेस्टेड हो गया, कंजेस्टेड हो होकर वो सारे मिनरल्स जो थे वो एक छोटी सॉलिड बॉल में बदल गए और वो एक सॉलिड बॉल ठोस एकदम मैग्नेट बन गई। जब ये मैग्नेट बन गई तो अब इसके अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रही हैं, सारे मिनरल जो रिएक्शन, कुछ तो रिएक्शन करेंगे, वो लावा भी है, लोहा भी है, निकल भी, और भी छोटे छोटे मिनरल्स हैं, सारे साथ मिल जाएंगे छोटी सी जगह में, कैसे रहेंगे, कंजेस्टेड तो हो जाएंगे ना। अब आपको छोटे से कमरे में डाल दूं मैं तो आप क्या करोगे, बोलोगे ना मैम ये मेरे पैर के ऊपर पैर रख रहा है, मैम ये कर रहा है वो कर रहा है, कुछ तो बोलोगे। सेम इनके साथ वो हाल हो जाता है, ठीक है, कि अब ये भी छोटे से जगह में आ गए सारे, तो कुछ तो हाथ पर मारेंगे, तो जो ये हाथ पर मारते हैं वो इनका रिएक्शन है, उसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव रिएक्शन। और इसी रिएक्शन की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, बिकॉज एक सॉलिड मैग्नेट बन जाता है ये। जब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है तो इससे की वजह से हमारी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे घूमती है। इसको हम कहां से स्टार्ट करते हैं, कहां से रिलीज हो रहा है, और आउटर कोर से। आई होप आपको समझ आया होगा। द asthenosphere इज अ पार्ट ऑफ विच लेयर, अभी लो हमने बताया था मेंटल का पार्ट है ना। सिस्मिक वेव कैन ट्रेवल थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। अच्छा, सिस्मिक वेव्स क्या होती है, अच्छा देखो, अर्थ के अंदर बहुत सारी वेव्स होती है, जितने भी मिनरल्स है ना, ये अब इसके अंदर वाइब्रेशंस आ रही है, आपके अर्थ के अंदर बहुत सारी वेव्स जाती है। वेव्स यानी जैसे मूवमेंट हो रही है, एस्थेनोस्फीयर के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, तो जब आपकी इस मूवमेंट की वजह से कभी कभी दो प्लेट टकरा जाती है एक दूसरे से, तो जब टकरा जाती है तो अर्थक्वेक आ जाता है। तो अर्थक्वेक को हम नोट कैसे करते हैं, हमें कैसे चलता है पता कि अर्थक्वेक आने वाला है, वेव्स से करते हैं ना, वो वेव्स होती है। तो हमने कुछ साइंटिस्ट ने कुछ वेव्स का नाम दिया हुआ है, पी वेव्स, एस वेव्स, ये सब। तो ये है कि कौन सिस्मिक वेव है आपकी, जो सॉलिड और लिक्विड, बिकॉज अर्थ के अंदर सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैशियस पार्ट भी है, ठीक है। तो ये आपका जो है सिस्मिक वेव कौन सी सॉलिड और लिक्विड से निकलती है, वो आपकी है पी वेव, ठीक। देन मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब मैं इस डिसकंटिन्यूटीज के बारे में आपको ऐसे थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगी, बिकॉज आपका जो ये डिसकंटिन्यूटी वाला जो हमारा पोर्शन है ये काफी ज्यादा अच्छा पोर्शन है और इसमें से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने पहले कभी नहीं किया तो अब कर लो, अब पढ़ लो, ठीक है। तो मैं अभी आपको थोड़ा बता देती हूँ कि सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं जरा। ओके, सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये रहा आपका अपर क्रस्ट, ठीक है, ये है आपका लोअर क्रस्ट।
अब इसके बाद आपका ये आ गया, इट इज योर अपर मेंटल, राइट। दिस इज योर लोअर मेंटल, देन आउटर कोर, और ये लास्ट में आपका इनर कोर। अब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो डिसकंटिन्यूटी अलग करती है, डिसकंटिन्यूटी का मतलब है ये सारी लेयर्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। क्यों किया? साइंटिस्ट ने हर एक लेयर को, अब हमें कैसे चला पता, हमें कैसे पता चल रहा है कि इतने किलोमीटर तक आपकी क्रस्ट है, यहां तक आपका फिर मेंटल शुरू हो जाएगा, फिर आपका कोर आ जाएगा? किसी ने तो बताया होगा ना, किसी ने तो डिस्कवरी की होगी, रिसर्च की होगी। तो जिन साइंटिस्ट ने रिसर्च किया उन्होंने अपने नाम पर वो बोल दिया कि तो हमने किया, ये डिसकंटिन्यूटी तो हमने दी है, तो अपना नाम दे दिया बस उन्होंने। तो ये याद रखना कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करती है कॉनरैड, CONRAD, कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी। फिर आपकी लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को अलग करती है मोहो, इट्स योर मोहो डिसकंटिन्यूटी। फिर आपकी अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करती है रैपिटी, योर रैपिटी डिसकंटिन्यूटी। फिर लोअर मेंटल और आउटर कोर को अलग करती है आपकी गुटनबर्ग, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। एंड एट लास्ट आपका आउटर कोर और इनर कोर को अलग करती है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। और एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताओ ये डिसकंटिन्यूटी जो है ये किसने दी है। जैसे इस क्वेश्चन में अब आप बता सकते हो, मैंने आपको ये बता दिया कि मोहो डिसकंटिन्यूटी किसकी बाउंड्री दे रही है, किसकी दे रही है, लोअर की, लोअर क्रस्ट और आपकी आपकी क्रस्ट और अपर मेंटल की। इसमें लोअर क्रस्ट नहीं दिया बट क्रस्ट और अपर मेंटल कर दिया, ये समझ जाना, ठीक है। तो आपकी क्रस्ट और अपर मेंटल को जो डिवाइड कर रहा है वो क्या है, मोहो। फिर आ गया आपका कि द डेंसिटी ऑफ द अर्थ जनरली इंक्रीज विद डेप्थ, यानी जब हम जितना हम अर्थ की गहराई में जाते, जितना हम अर्थ के नीचे जाते रहते हैं उतनी ज्यादा वो डेंस यानी थिक होती जाती है, उतनी ज्यादा वो डेंसर या आप बोल उसकी थिकनेस जो मोटाई है वो बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, नीचे जितना जा रहे हैं उतना वो डेंस क्यों हो रहा है? बिकॉज आपका प्रेशर बढ़ रहा है। जितना आप नीचे जाओगे किसी चीज के अंदर उतना आपको ऐसा फील होगा अर्थ के नीचे जाते जाते कि आपके ऊपर कोई प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको और मोटी नजर आने लगेगी, आप और मोटी फील होने लगेगी और डेंस फील होने लगेगी। विच लेयर ऑफ द अर्थ इज थिकेस्ट, सबसे मोटी लेयर कौन सी है? सबसे मोटी लेयर वही होगी जो सबसे ज्यादा फैली होगी, योर मेंटल, ठीक है। अब ट्रांजिशन जोन, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा ट्रांजिशन जोन कौन देता है, ट्रांजिशन जोन किसके अंदर होता है आपका, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। क्यों? बिकॉज ये जो पार्ट है ये सबसे बड़ा पार्ट है, यानी अगर मैं बोलूं कि ये अपर मेंटल है और ये लोअर मेंटल है तो ये सबसे ज्यादा फैला हुआ पार्ट है ये वाला, इसको ही हम स्थैनोस्फेयर बोल देते हैं। इसका अंदर ही आपका स्थैनोस्फेयर आ जाता है, ठीक है। और ये आपका सबसे बड़ा ट्रांजिशन जोन है क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं। आपको जो मिनरल्स क्रस्ट में नहीं दिखेंगे वो मिनरल आपको सिर्फ और सिर्फ यानी इसमें ही दिखेंगे। सबसे ज्यादा आपको कहाँ दिखेंगे, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। देन यू शुड नो कि आपका ट्रांजिशन जोन कहाँ होता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर है इज मेड अप ऑफ व्हाट, अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर, बाहर की जो लेयर है वो किससे बनी है, सॉलिड रॉक से, मोल्टन लावा से, कि लूज सॉइल और सेडिमेंट से? आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। हमारा जो अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर इन तीनों से बना है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके जो मोल्टन लावा वोल्केनोज वगैरह होते हैं ना, तो वोल्केनोज भी तो मोल्टन लावा दे रहे हैं हमें, तो मोल्टन लावा भी मिलेगा आपको, सॉलिड रॉक भी मिलेगी आपको, लूज सॉइल और सेडिमेंट्स भी मिलेंगे आपको, है ना।
तो तीनों चीजों से आपका अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर बनता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Then which layer of the earth is characterized by convection current that drive plate tectonics? हमने अभी पढ़ा था कि आपका जो कन्वेक्शन करंट है वो कहाँ आता है, वो आता है एस्थेनोस्फीयर के अंदर। और एस्थेनोस्फीयर कहाँ मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा? मेंटल के अंदर। ठीक है? ओके, अब आपको अभी तक आपको चल रहा होगा पता कि हम बहुत एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, इतना आपने पहले पढ़ा होगा नहीं, है ना? अब देखो, which type of seismic wave is responsible for causing the most destruction during an earthquake? यानी ऐसी सिस्मिक वेव जो बहुत ज्यादा डेंजरस अर्थक्वेक लेकर आती है। तो अगर मैं बताऊं, एक हमने पढ़ ली पी वेव, एक होती है एस वेव, एक सरफेस वेव। मैं आपको तीनों वेव थोड़े कम टाइम में एक बार बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो जो आपकी पी वेव होती है ना, एक होती है पी वेव, एक होती है एस वेव और एक होती है सरफेस वेव। ठीक है? अब सरफेस वेव जो होती है इसको हम बोलते हैं सबसे डेंजरस, क्योंकि अर्थ के सरफेस में चलती है। ठीक है? सबसे डेंजरस आपकी कौन सी है? सरफेस वेव्स। फिर आती है एस वेव्स। एस वेव्स आपको सिर्फ सॉलिड में से निकलती है, ये इतनी फास्ट नहीं होती। और पी वेव आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में से पास आउट हो जाती है। तो पी वेव्स, एस वेव्स और सरफेस वेव्स। अब सरफेस वेव का देखो एक क्वेश्चन, अब तुम्हें एक बोनस क्वेश्चन दे देती हूं मैं, काम आएगा ना तुम्हारे। ठीक है? क्योंकि सरफेस वेव का एक और नाम है, और नाम कैसे? लव वेव्स। इनको हम और क्या बोलते हैं? लव वेव्स, प्यार भरी वेव्स। अब देखो प्यार कितना डेंजरस हो सकता है, राइट? तो ऐसे याद रखना, आप ट्रिक मिल गई आपको कि लव वेव्स कौन सी है सबसे डेंजरस। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? सरफेस वेव्स, राइट? आफ्टर देन द गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। आगे देखो दोबारा क्वेश्चन, गुटेनबर्ग क्या था, हमने अभी किया है ना पीछे। किसको अलग कर रहा है आपके? ये गुटेनबर्ग किसको अलग कर रहा है? ये आपके कर रहा है, गुटेनबर्ग किसको अलग कर रहा है? मेंटल और लोअर मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल और क्रस्ट एंड अपर मेंटल। अब देखो क्रस्ट और अपर मेंटल को कौन कर रहा था, बताइए जरा। क्रस्ट अपर मेंटल को कर रहा था कॉनरेड। ठीक है? आउटर कोर, इनर कोर, इनको कौन अलग कर रहा था? इनको कर रहा था कौन? इनको कर रहा था आपका लेमैन। मेंटल और लोअर मेंटल, इनको कौन कर रहा था? इनको कर रहा था गुटेनबर्ग। ठीक है? उसके बाद अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इन दोनों बीच की क्या थी? इनको कौन कर रहा था? अपर मेंटल और लोअर मेंटल को। उप्स, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ये इसका आंसर है गुटेनबर्ग। और मेंटल और लोअर मेंटल को कौन करता है? इसको करता है रैपिटी। ठीक है? एक बार पीछे का जो हमने किया एक बार उसको जरा देख लेना। ठीक है? ओके, विच लेयर ऑफ द अर्थ इज कंपोज मेनली ऑफ सिलिकेट मिनरल्स रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम। अब बताओ जरा कौन सी लेयर है जो जिसके अंदर आपके आयरन और मैग्नीशियम बहुत ज्यादा मिलता है आपको? योर आउटर कोर। ठीक है? मैंने बताया आयरन आपको कहीं नहीं मिलेगा आपको सिवाय आउटर कोर के। याद रखना कि आउटर कोर के अलावा आपको कहीं और आपको नहीं मिलेगा। ठीक? उसके बाद आपका द मोहरिक डिसकंटिन्यूटी इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री। मोहरिक डिसकंटिन्यूटी मैंने आपको बताया था अभी कि सारे लेयर्स, सारे डिसकंटिन्यूटी जिन्होंने साइंटिस्ट डिस्कवर करते रहे उन्होंने अपना नाम देते रहे कि हाँ हमने ये किया है, हमने ये डिसकंटिन्यूटी बनाई है। अब जो मोहरिक डिसकंटिन्यूटी है, साइंटिस्ट का नाम भी मोह ही था। और ये कहां से था? ये था आपका क्रोएशिया से। तो ये आपका था लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है? आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसको आपने ऑन रिपीट रिवाइज करना है, क्वेश्चंस को अगेन एंड अगेन आपने प्रैक्टिस करना है। ठीक है? तभी आप एग्जाम में इनको क्रैक कर पाओगे। राइट? चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।